जय हिंद साथियों। आज हम भारत में यूरोपियों के आगमन को पार्ट 4 लेके आए हैं और हम देख चुके थे अल्बुकर्क तक। और जब 1515 में इसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो वायसरॉय आता है, हम आज उसी को पढ़ने वाले हैं। आइए जानते हैं। जब अल्बुकर्क का मृत्यु 1515 में हो जाता है साथियों, तब जाके नीनो डी कोन्हा आता है 1529 में, और यह 1529 में आता है वह और 1538 तक रहता है। लेकिन लेकिन यहाँ पे एक सवाल उठता है कि 1515 में मृत्यु होता है तो 1529 में नीनो डी कोन्हा आता है, उस बीच क्या हुआ? तो साथियों आपको बताते कि ये जो 14-15 साल के जो गैप है उसमें कहा जाता है लगातार 6 और गवर्नर आया था। इसी में 1524 में जो है वास्को डी गामा फिर से एक बार भारत आता है। 2 बार आ चुका था इससे पहले 1498 में और 1502 में। अब तीसरी बार जो आ रहा है 1524 में, वह एक गवर्नर के रूप में आ रहा है, पुर्तगीज गवर्नर के रूप में आ रहा है ये 1524 में। उसके बाद जब वास्को डी गामा जाता है तो उसके बाद नीनो डी कोन्हा आता है 1529 में, जो 1538 तक रहता है। जब ये आया तो बहुत सारे काम किया, उसी को हम जानते हैं। जब वह आया साथियों, तो इसी घटना के बीच कुछ और घटना घट रही थी, हम उसी को जानेंगे। इधर 1526 वक्त 1526 आया जब बैटल ऑफ पानीपत हुआ। और आपको पता है साथियों, ये जो बैटल ऑफ पानीपत हुआ ये 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। हरियाणा में एक जगह है पानीपत, वहीं पे युद्ध हुआ था, इसलिए उसे बैटल ऑफ पानीपत कहते हैं, पानीपत का युद्ध। और 1526 में जो पानीपत का युद्ध होता है वह पहला युद्ध था, इसलिए इसे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कहते हैं, यानी प्रथम पानीपत का युद्ध कहते हैं, जो 1526 में हुआ था बाबर और इब्राहिम के बीच में। इन दोनों में धराशायी हुआ, काफी ज्यादा युद्ध हुआ। और इसी युद्ध में जो इब्राहिम लोदी है वो मारा जाता है। और जब इब्राहिम लोदी मारा जाता है तो उसी वक्त मुगल अंपायर की नींव रखा जाता है। जो लोधी वंश था वो खत्म होकर, जो दिल्ली सल्तनत था वो खत्म होकर अब क्या आता है उत्तर भारत में, मुगल अंपायर। अब ये जो उत्तर भारत की राजनीति है ना वो बदल रहा है। जो नॉर्थ इंडिया है ना उसके जो पॉलिटिक्स है वो चेंज हो रहा है। अब उत्तर भारत में कौन आ रहा है? तो उत्तर भारत में मुगल आ रहा है। उसके बाद हम इसी घटना में एक और भी घटना घट रही थी। आपको पता होगा विजयनगर अंपायर। तो साउथ में अब चलिएगा तो 1529 में ये जो केडी रॉय है ना इसकी डेथ हो रहा है। और जब केडी रॉय का डेथ हो जाता है तो जो मजबूत राज्य था, मजबूत अंपायर था विजयनगर अंपायर, वो टूट रहा है। और जब टूट जाता है तो साउथ इंडिया में जो बड़ी ताकत है वो खत्म हो जाता है और छोटे छोटे जो ताकत बच जाते वही रहता है। और उसी का लाभ उठाता है पुर्तगाल, क्योंकि अब तो उसके पास साउथ इंडिया में तो अब तो ऐसी कोई बड़ी शक्ति है नहीं जिससे वो पुर्तगाल डरेगा कि हम लड़े या न लड़े। जो बड़ी ताकत था वो तो खत्म हो गया, अब छोटे छोटे पावर है। और उस छोटे छोटे पावर है ना वो भी अपने एक दूसरे से संघर्ष में हमेशा लगा रहता था। उसी का फायदा उठाते हैं वो क्या क्या बीच में कुदक पड़ा और सबको धराशायी करके वो सबसे आगे भाग जाता है। उसके बाद इसी सब में होते हुए 1529 में नीनो डी कोढ़ा आता है। जब ये आता है तो एक साल बाद 1530 में गोवा को कैपिटल बनाता है। 1530 में बनाता है कैपिटल, लिखना भूल गए थे। तो गोवा को कैपिटल बनाता है 1530 में। साथियों शायद आपको पता होगा, अगर पिछले वीडियो देखे होंगे तो ये जो गोवा है ना, तो गोवा को छीना कौन था? तो
अल्फांसो डी अल्बुकर्क। कब छीना था? 1510 में। किससे छीना था? तो बीजापुर से। बीजापुर में कौन सी डायनेस्टी था? तो आदिलशाही डायनेस्टी। देखो साथियों, जरा सोचो, छीना कौन? अल्बुकर्क। राजधानी बनाया कौन? तो नीनो डी कोना। उससे पहले अगर कैपिटल देखेंगे ना, तो उससे पहले कैपिटल कोचीन हुआ करता था। लेकिन अब सवाल उठता है कि गोवा को राजधानी बनाने की क्या जरूरत पड़ी, जो कोचीन को छोड़ के सेकेंड कैपिटल गोवा को बनाया गया। तो आपको पता होगा कि ये जो गोवा है ना, गोवा के ऊपर से भी नजर रख सकते हैं और गोवा से नीचे भी नजर रख सकते हैं। दूसरा, ये प्राकृतिक बंदरगाह था जहां जहाज आसानी से रुक जाता था, इसलिए गोवा को कैपिटल बनाया। और ऊपर नीचा भी नजर रख सकते हैं। इन्हीं सब घटना के बीच एक और घटना घटी। जब बाबर की मृत्यु हो जाती है तो हुमायूं गद्दी पर बैठता है। जब हुमायूं गद्दी पर बैठता है तो इसके पास दो तरफ से चुनौती था। ये जो हुमायूं है ना, ये हुमायूं दिल्ली और आगरा वाले क्षेत्र में बैठता है। जब हुमायूं गद्दी पर बैठता है तो दो तरफ से उसके पास चुनौती था, एक गुजरात तरफ से और एक बिहार बंगाल तरफ से, जो अफगान लोग रहता था। तो गुजरात में जो है ना, मुजफ्फर डायनेस्टी है, और मुजफ्फर डायनेस्टी जो है गुजरात में, वही मुजफ्फर डायनेस्टी पे कौन बैठा है? तो बहादुर शाह, नॉट जफर। साथियों, ये बहादुर शाह है, मुजफ्फर वंश। याद रखिएगा, गुजरात में बैठा है। उस वक्त हुमायूं गद्दी पर बैठता है। तो गुजरात के शासक बहादुर शाह को पता है अब कि हमारी संघर्ष हुमायूं के साथ होना तय है, क्योंकि जब ये बैठा तो हुमायूं गुजरात को भी अपने साम्राज्य, अपने एम्पायर में मिलाना चाहेगा, और ऐसे में हुमायूं जब बढ़ेगा तो हम उसे रोकेंगे। लेकिन सवाल उठता है, लेकिन एक समस्या है उसके पास। अब समस्या क्या है? तो समस्या ये है कि गुजरात के शासक जो बहादुर शाह है ना, उसके पास भी दो तरफ से समस्या हो रहा है। पीछे से आ कौन रहा है स्पीड में, बहुत तेज आ रहा है, वो पुर्तगाल आगे बढ़ रहा है, और आगे से हुमायूं आ रहा है, गुजरात पे दोनों तरफ से मार खाएगा। तो ये जानता था हम कभी भी एक साथ दो फ्रंट पर युद्ध नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो अच्छे डिप्लोमेट होते हैं, जो अच्छे कूटनीतिज्ञ होते हैं, वो जानता है कि एक साथ कभी भी हम दो फ्रंट पर युद्ध नहीं कर सकते हैं। इसलिए उसने सोचा हम एक के साथ संधि कर लेते हैं और दूसरे के साथ युद्ध करेंगे। इसलिए आपको पता होगा, केरल के ऊपर कर्नाटक, कर्नाटक के ऊपर गोवा, और गोवा के ऊपर जाइएगा तो महाराष्ट्र में एक जगह है बसीन, और उसी के ऊपर जाइएगा तो बॉम्बे मिलेगा, और गुजरात में एक जगह है दीव। तो वही बसीन के जगह पर एक संधि होता है पुर्तगाल से, बहादुर शाह जफर और पुर्तगाल के साथ एक संधि होता है 1534 में। इसलिए इसे हम ट्रीटी ऑफ बसीन कहते हैं, यानी बसीन की संधि कहते हैं। ये बहादुर शाह और नीनो डी कोनहा में होता है। जब ये संधि होता है तो बहादुर शाह जो कहता है कि नीनो डी कोनहा, आप जो चाहते हम तो देंगे, लेकिन आपको हमारी भी मदद करना होगा। तो कैसा मदद करेंगे? जब हमारी लड़ाई हुमायूं के साथ चलेगा तो आप फाइनेंस हमको दोगे, फाइनेंस का हेल्प करोगे। बोले ठीक है, तो बदले में हमें क्या चाहिए? तो जो बहादुर शाह है वो बसीन और बॉम्बे का जो बंदरगाह है वो दे दिया। दीव में बोला, जो गुजरात के इलाके के पास जो दीव है, वो बोला कि दीव में आप फैक्ट्री ओपन कर सकते हैं, फैक्ट्री खोल सकते हैं, बदले में हमें भी फाइनेंस हेल्प दीजिएगा जब हमारी लड़ाई हुमायूं के साथ होगा। तो इसलिए ये सब होते ही ये सब हुआ, और ऐसा समय आ गया कि 1534 में हुमायूं अटैक भी कर देता है बहादुर शाह पर। और जब अटैक करता है ना, तो गुजरात के जो शासक है बहादुर शाह,
उससे भिड़ जाता है, लड़ाई कर रहा था। और जब लड़ाई कर रहा था ये, तो जो दीव है पुर्तगाल वाला को बस बोला कि फैक्ट्री खोलने के लिए, ये फैक्ट्री न खोल के यहाँ किला बनाना शुरू कर दिया। बहादुर से ऐसे देख रहा है, इधर टन 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 करके लड़ाई भी कर रहा है, पीछे देख रहा है, अरे हम तुमको तो बोले थे फैक्ट्री खोलने के लिए, अब तुम फैक्ट्री ना खोल के तुम किला बनाने लगा। अच्छा रुको, इधर भी टन 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 कर रहा है, युद्ध कर रहा है, इधर भी देख रहा है। जब ये युद्ध समय बीतने के साथ 1536 तक शांत हो जाता है, तो अब सोचता है कि नहीं, अब हम जाएंगे बात करने के लिए पुर्तगाल से कि तुमने ऐसा क्यों किया। हम तुम्हें सिर्फ बोले थे फैक्ट्री खोलने के लिए, तुम फैक्ट्री न खोल के तुम किला कैसे बना ली यहाँ पे, ये तो गलत बात हुई। हमारे में जो संधि हुआ है उस संधि का तुम उल्लंघन किए हो। अब वही बात करने के लिए बहादुर शाह जो है वो 1537 में चला जाता है पुर्तगाल के पास। तब जब पुर्तगाल के पास जाता है तो पुर्तगाल को बोलता है कि नीनो डी कोन्हा, ये जो किए आप वो गलत किए। हम सिर्फ आपको बोले थे फैक्ट्री खोलने के लिए, ना कि किला बनाने के लिए, लेकिन आप क्या किए, किला बना दिए वहां पे। तो नीनो डी कोन्हा, ओ बहादुर शाह तुम नाराज हो गया, तुम नाराज मत हो, हम बैठकर बात करते हैं। तो बहादुर शाह को ये 9 में ले गया, चाय वाय पिलाया, बात किया कि क्यों नाराज हो रहे हो, हम तो किला ही बनाए। चाय वाय पी रहा था। अब बहादुर शाह मान ही नहीं रहा था, बोला नहीं किला हटाइए। अब करे तो करे क्या। उसी बीच क्या किया, बहादुर शाह को 9 में डुबो कर मार दिया, 9 को भी डुबा दिया, बहादुर शाह को भी डुबा दिया। और ये जो अंग्रेज लोग था वो दूसरे 9 में चला गया। और 9 जब डूब गया तो बहादुर शाह भी डूब गया, और डूब गया तो वहीं पे 9 में बैठा कर पानी में डूबा के बहादुर शाह को मार देता है। बड़ा खतरनाक आदमी पुर्तगाल, डुबा कर मार दिया। साथियों आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, बाकी बात उससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। और आशा करते आपको यह क्लास अच्छा लगा होगा, समझ में भी आ गया होगा। जब पुर्तगाल खत्म हो जाए तो आप एक बार जरूर स्पेक्ट्रम को देखिएगा, और थोड़ा आप भी कष्ट उठाइएगा, क्योंकि हम जानते हैं आपको सही से दिख नहीं रहा होगा, लेकिन इसका स्क्रीनशॉट हम दे देंगे और आप भी वीडियो को रोक के उस स्क्रीनशॉट को लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। बाकी हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि इसमें बहुत चेंज लाए, नहीं होगा बाद में तो पीडीएफ बनाकर और प्रेजेंटेशन बनाकर उसके बाद हम करेंगे स्क्रीन रिकॉर्ड, और उसके बाद आपके पास हम लाएंगे। और हमारे लिखने का कारण ये रहा कि अगर हम लिख लिख के बताते ना साथियों तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, इसलिए हम सबसे पहले बोर्ड पे लिख दिए, उसके बाद अच्छा से समझा रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में भी आ जाए, और आप लोगों को ये जो दिख रहा होगा उसको भी आप लोग अच्छे से लिख सके। क्योंकि जब हम उस वक्त लिख लिख के बताते तो शायद इतना हम नहीं लिख पाते जितना अभी हम लिख के उसके बाद आप लोगों के पास हम बताएं, इसलिए हमारे लिखने का यह कारण है। बाकी के लिए जय हिंद, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।